हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम लोग जुलाई मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, प्लेलिस्ट में उसका वीडियो पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट 2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके 1-2 दिन के बाद में पार्ट 3 भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 3 पार्ट में हम लोग जुलाई मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को कवर कर रहे हैं। जैसे ही तीनों पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा, इसके तुरंत बाद में आप लोगों को इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, कोशिश नहीं करिएगा, लास्ट तक आप लोग इसको देखिएगा। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसको खुद से एक बार आंसर देने की उसका कोशिश करिएगा। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उतनी देर में आप लोग एक बार खुद से आंसर देने की कोशिश करिएगा। इससे आप लोगों को भी एक अंदाज़ा लगेगा कि आप लोगों की तैयारी किस लेवल पर है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा बात को लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। With which digital payment company Ola has entered into a strategic partnership to enhance digital payment experiences for its customers recently? हाल ही में डिजिटल भुगतान कंपनी किस डिजिटल भुगतान कंपनी के साथ ओला ने अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान अनुभव को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ़ोन पे। ऑप्शन नंबर है फ़ोन पे, इसका आंसर हो जाएगा। ओला अपने कस्टमर का डिजिटल एक्सपीरियंस बूस्ट करने के लिए फ़ोन पे के साथ में एक पार्टनरशिप किया हुआ है और अभी हाल ही में ओला ने अपने कस्टमर्स को डिजिटल चैनल चूज़ करने के लिए राइड सेफ इंडिया भी लॉन्च किया है। ठीक है, और ओला की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, ओला की यहाँ पर बात हुई है तो ओला का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में हो जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु में ओला का हेडक्वार्टर हो जाएगा और इसके CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो भावेश अग्रवाल जो है ये इसके CEO हो जाएंगे। और फ़ोनपे की अगर हम लोग बात करेंगे तो फ़ोनपे का भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में हो जाएगा और इसके CEO समीर निगम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मच अमाउंट वॉज रिलीज्ड बाई एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एज द फर्स्ट ट्रांस टू L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा भारत में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को पहली किस्त के रूप में कितनी राशि जारी की गई है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब और इसका जो आंसर हो जाएगा 50 मिलियन USD। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा 50 मिलियन USD। और ये जो अमाउंट रिलीज किया गया है ये एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के लिए जो 100 मिलियन, ठीक है ना, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के लिए जो 100 मिलियन USD एलोकेट किया गया है उसी का एक पार्ट है। 100 मिलियन USD एलोकेट किया गया है इसके लिए, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के लिए, उसी का एक पार्ट है ये जो 50 मिलियन USD के पहली ट्रांस जारी की गई। ठीक है, और AIIB द्वारा इंडिया में किसी NBFC को दिया गया ये पहला लोन है। क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है कि AIIB के द्वारा इंडिया में दिया जाने वाला लोन या इंडिया में लोन प्राप्त करने वाली पहली NBFC कंपनी कौन सी है? तो उस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। ठीक है ना, और यहाँ पर बात हुई है AIIB की यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में हो जाएगा। ठीक है, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर होगा। और अगर इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो जिन लीक्विन ये जो है इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। पिछले कई क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें मैं लगातार बता रहा हूँ तो ये अब तक आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विच बैंक हैज़ ज्वाइंड हैंड्स विद बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस फॉर द बैंकास्योरेंस एग्रीमेंट रिसेंटली? हाल ही में बैंकास्योरेंस समझौते के लिए बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ किस बैंक ने हाथ मिलाया है? ठीक है ना, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा करूर वैश्य बैंक। ऑप्शन नंबर बी करूर वैश्य बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और अभी पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि करूर वैश्य बैंक और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने भी बैंकास्योरेंस पैक्ट पर साइन किया है। ठीक है, पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि करूर वैश्य बैंक और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने भी बैंकास्योरेंस पैक्ट पर साइन किया है। ये पैक्ट जो है ये पार्ट 1 वाले वीडियो में डिस्कस किया था मैंने। ठीक है ना, ये पार्ट 1 वाले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देखिए, आप लोग जाकर उसको देखिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सारे पार्ट आप लोग देखिए, तभी जाकर सारी चीज़ें आप लोगों को कवर हो पाएंगी। ठीक है ना, तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में बैंकास्योरेंस पैक्ट पर साइन किया हुआ था बजाज उसने, और अब जो है अब करूर वैश्य बैंक ने बजाज एलियांज के साथ में भी बैंकास्योरेंस पैक्ट पर साइन किया है। ठीक है ना,
ठीक है ना। तो अब इस पैक्ट के बाद में करूर वैश्य बैंक जो है अपनी सभी 780 ब्रांचेस, कितनी ब्रांचेस, 780, 780 ब्रांचेस से बजाज एलियांज के प्रोडक्ट को सेल करेगी। और यहाँ पर बात हुई है करूर वैश्य बैंक की, करूर वैश्य बैंक की बात हुई है, तो इसका हेडक्वार्टर करूर में हो जाएगा, करूर तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसकी टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्मार्ट वे टू बैंक इसकी टैगलाइन होगी। बजाज एलियांज की भी यहाँ पर बात हुई है, तो बजाज एलियांज का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में हो जाएगा, पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है बैंकासुरेंस, तो बैंकासुरेंस क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताओ। पिछले कई वीडियो में मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया और काफ़ी डिटेल में समझाया है। पिछले वीडियोस आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को ये पता होगा, नहीं भी देखे होंगे तो बहुत कॉमन सी चीज़ है ये, ठीक है ना। अगर आप लोग अपनी तैयारी को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं तो ये चीज़ें आपको पता होंगी, बहुत ही बेसिक चीज़ें। बताइए आप लोग कि बैंकासुरेंस एग्रीमेंट में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलहाल हम लोग देखेंगे। द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ 12,450 crores to which public sector जनरल इंश्योरेंस कंपनी आर कंपनीज। कैबिनेट ने किस सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी या फिर कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की मंजूरी दी है। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव मतलब कि इन तीनों इंश्योरेंस कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की मंजूरी कैबिनेट के द्वारा दी गई, ठीक ना। यूनियन कैबिनेट ने इन 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में 12,450 करोड़ रुपए निवेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये अमाउंट आप लोग याद रखना, अमाउंट से क्वेश्चन बन सकता है कि कितने का इन्फ्यूजन किया गया, कितने का कैपिटल इन्फ्यूजन किया गया, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। और अभी 3,475 करोड़ रुपए तो तुरंत रिलीज कर दिया गया। इस 12,450 करोड़ में से 3,475 करोड़ रुपए अभी तुरंत ही रिलीज कर दिया गया है। और इस निवेश के साथ ही NICL की ऑथराइज्ड कैपिटल जो है, यहाँ पर एक आती है ना, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, NICL बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इस निवेश के साथ में ही NICL की ऑथराइज्ड कैपिटल जो है ये बढ़कर 7,500 करोड़ रुपए हो गई है। और UIICL और IOACL की बढ़कर 5,000 करोड़ रुपए हो गई। तो 7,500 करोड़ रुपए इसकी और इन दोनों की जो है ये 5,000 करोड़ रुपए हो गई। क्या हो गई है, तो इसकी अथराइज कैपिटल की बात कर रहा हूँ। अथराइज कैपिटल 5,000 करोड़ रुपए और NICL की अथराइज कैपिटल 7,500, 7,500 करोड़ रुपए हो गई, ठीक है ना। और गवर्नमेंट ने अभी इनके मर्जर प्रोसेस को भी रोकने का फैसला लिया है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने अभी ये तीनों जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं इनका मर्जर जो है वो लेट श्री अरुण जेटली जी द्वारा 2018-19 का जब बजट पेश किया जा रहा था, तो 2018-19 के बजट स्पीच के दौरान अरुण जेटली जी द्वारा, जो तत्कालीन वित्त मंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा इनका मर्जर प्रस्तावित किया गया था। उन्होंने इसके मर्जर का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन अभी इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी इनका मर्जर रोक दिया है। और मर्जर रोकने के साथ में इसमें 12,450 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश भी किया है, जिसमें से कि 3,475 करोड़ रुपए तुरंत रिलीज कर दिया गया है। और इस पूंजी निवेश के साथ ही में NICL की जो अथराइज कैपिटल है वो बढ़कर 7,500, 7,500 करोड़ रुपए हो गई है। और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस की अथराइज कैपिटल जो है ये 5,000 करोड़ रुपए हो गई, ठीक ना। तो ये सारा कुछ रहा। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। इतना सब कुछ डिटेल मैंने बताया। अब आप लोगों के हवाले कुछ सौंप रहा हूँ, कुछ चीज़ें आप लोगों की भी बतानी है। इन सभी इंश्योरेंस कंपनियों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट कर बताएंगे और हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Which state topped in market borrowing in financial year 21 as per RBI data? RBI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में मार्केट बोरोइंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। 30,500 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ में तमिलनाडु टॉप पर था। कितने के कलेक्शन के साथ में? 30,500 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ में तमिलनाडु टॉप पर है, जबकि 25,500 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र की अगर बात करें, ठीक ना, फर्स्ट रैंक पर तो ये तमिलनाडु था, सेकंड रैंक पर अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र का कलेक्शन कितना है? तो महाराष्ट्र का कलेक्शन है 25,500 करोड़ रुपए, ठीक ना, ये सेकंड रैंक पर है।
और तीसरे रैंक की अगर हम लोग बात करें, थर्ड रैंक पर कौन है, तो थर्ड रैंक पर आंध्रा है, थर्ड रैंक पर आंध्र प्रदेश है, ठीक ना। आंध्रा जो है ये थर्ड रैंक पर है, और आंध्रा के कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो 17,000 करोड़ रुपए कलेक्शन के साथ में आंध्र प्रदेश थर्ड नंबर पर है। और यहाँ पर आरबीआई की बात हुई है, ठीक है ना। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक ना। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है और कितने डिप्टी गवर्नर आरबीआई में होते हैं, ये भी आप लोग कमेंट कर बताइए। फिलहाल हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हाट विल बी कॉन्ट्रैक्शन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी इन 2020 एज पर कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट रिलीज्ड बाय दून एंड ब्रैडस्ट्रीट DNB। दून और ब्रैडस्ट्रीट द्वारा जारी कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विश्व की अर्थव्यवस्था में कितनी कमी आएगी, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा 5.2% की कमी आने वाली है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, 5.2% की कमी आने वाली है। और ये रिपोर्ट जो है 132 देशों को कवर करती है। इस रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए इसमें 132 देशों को शामिल किया गया था, और इसके अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था में 5.2% की कमी आने वाली है 2020 के दौरान। और यहाँ पर DNB की बात हुई है, DNB का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर DNB यानी कि दून एंड ब्रैडस्ट्रीट की बात हुई है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर न्यू जर्सी USA में हो जाएगा, ठीक है। न्यू जर्सी USA में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और DNB इंडिया का हेडक्वार्टर की हम लोग बात करिए तो ग्लोबल हेडक्वार्टर है इसका। और अगर इसकी इंडिया में हेडक्वार्टर की बात करें कि इंडिया में कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है इंडिया में, ठीक ना। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग और याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है कि कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया है। ये जो रिपोर्ट का नाम है, कई बार रिपोर्ट का नाम देकर पूछ लेते हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा रिलीज की गई। तो इस कंडीशन में आप लोग याद रखिएगा कि दून एंड ब्रैडस्ट्रीट के द्वारा ये रिपोर्ट जो है ये रिलीज की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ द 9 मेंबर वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड बाय IRDAI टू लुक इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप पैंडेमिक रिस्क टूल। पैंडेमिक रिस्क टूल स्थापित करने की संभावनाओं को देखने के लिए IRDAI द्वारा गठित 9 सदस्यीय कार्य समूह का अध्यक्ष कौन है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा सुरेश माथुर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सुरेश माथुर इसका आंसर हो जाएगा। और ये माथुर साहब जो हैं वो IRDAI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में 9 लोगों का एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, जो कि पैंडेमिक रिस्क टूल के सेटअप के पॉसिबिलिटीज़ के बारे में अध्ययन करेगा, और 8 हफ्ते 8 वीक और 8 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर देगा, ठीक ना। यहाँ पर बात हुई है IRDAI की, तो IRDAI का हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में होगा, ठीक ना। हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर होगा। और चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुभाष चंद्र कुंतिया जी जो है वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद कतर बेस्ड एजुकेशन अबव ऑल EAA फाउंडेशन टू वर्क ज्वाइंटली फॉर प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ। एशियाई विकास बैंक ने कितने की परियोजना के लिए संयुक्त रूप से काम करने के लिए कतर स्थित एजुकेशन अबव ऑल EAA फाउंडेशन के साथ में एक समझौता किया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा 100 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 100 मिलियन USD, ठीक ना। 100 मिलियन USD की एक परियोजना है, ठीक ना। इसके लिए जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया और 9 दूसरे एशियन कंट्रीज़ के बच्चों को प्राइमरी लेवल पर क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करने के लिए कतर बेस्ड एजुकेशन एबव ऑल EAA फाउंडेशन के साथ में 100 मिलियन USD लागत वाले एक प्रोजेक्ट पर साइन किया है। और ये जो एग्रीमेंट किया गया है ये अगले 5 साल के लिए रहेगा ये, ठीक ना। इस एग्रीमेंट का जो टाइम है ये 5 सालों के लिए एग्रीमेंट किया गया है। और इसके तहत 3.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को जो कि स्कूल से दूर हैं या फिर रिफ्यूजी का जीवन जी रहे हैं, उन्हें प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। कितने बच्चों को? 3.5 लाख बच्चों को, ठीक ना। 3.5 लाख बच्चों को जो कि स्कूल से दूर हैं या फिर रिफ्यूजी लेवल का जीवन जी रहे हैं, उनको प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। और यहाँ पर बात हुई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हुई है
तो इसका हेडक्वार्टर मंडालुयांग फिलीपींस में हो जाएगा, ठीक है ना, मंडालुयांग फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके प्रेसिडेंट कौन होंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। धीरे धीरे अब आप लोग भी आंसर देना शुरू करिए। फिलहाल हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अलॉन्ग विद व्हिच बैंक प्लान्ड टू सेट अप ए फंड टू रिवाइव स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट्स। महाराष्ट्र सरकार ने किस बैंक के साथ में मिलकर स्लम पुनर्वास प्राधिकरण परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक कोष स्थापित करने की योजना बनाई है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, और इसका जो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। और राज्य सरकार इन परियोजनाओं में 700 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट भी करेगी, ठीक ना। राज्य सरकार जो है इसमें इन परियोजनाओं के लिए 700 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट भी करेगी। और महाराष्ट्र की बात हुई है तो गवर्नर हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। सीएम और कैपिटल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आप लोगों को पता होता है, तो आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है, ठीक है, और कैपिटल क्या होगी। और हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाउ मच एडिशनल अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड बाय मास्टर कार्ड टू सपोर्ट इंडियन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एसएमईज। इंडियन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का सहयोग करने के लिए मास्टर कार्ड द्वारा कितनी अतिरिक्त राशि का निवेश किया जाएगा? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा 250 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 250 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। इंडियन एसएमईज को दोबारा रिस्टार्ट करने के लिए और उनके बिजनेस को रिकवर करने के लिए मास्टर कार्ड द्वारा 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा। मास्टर कार्ड की यहाँ पर बात हुई है तो मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर जो है ये न्यूयॉर्क यूएसए में होगा, ठीक है, न्यूयॉर्क यूएसए में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 250 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखेंगे, हु इज द हेड ऑफ द एडवाइजरी कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेबी ऑन मैटर्स रिलेटेड टू रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड के विनियमन और विकास से संबंधित मामलों पर सेबी द्वारा पुनर्गठित सलाहकार समिति का प्रमुख कौन है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऊषा थोरट, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऊषा थोरट जी जो है इसके प्रमुख हैं ये, ठीक है। सेबी ने रेगुलेशन और डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड मैटर के लिए 2013 में 15 लोगों का एक पैनल बनाया हुआ था। 2013 में ही जो है 15 लोगों का एक पैनल बना दिया था, जिसके हेड फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन जानकी वल्लभ जी थे। लेकिन अब उसी पैनल को पुनर्गठित किया है और 5 नए मेंबर्स को इस पैनल में और इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। 5 नए मेंबर्स को इस 15 सदस्यीय पैनल में और इंक्लूड किया गया है, और अब सदस्यों की संख्या टोटल 15 से बढ़कर 20 हो गई। पहले 15 थी, अब सदस्यों की संख्या 20 हो गई है, प्लस 5 लोगों को और ऐड किया गया था, ठीक ना। सेबी ने जो है 2013 में ही कमेटी बना दी थी। कब बना दी थी? 2013 में। 2013 में ही जो है फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन जानकी वल्लभ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, और ये कमेटी का काम क्या था? तो रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैटर्स के लिए कमेटी काम करने वाली थी। लेकिन अब इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, इसको फिर से बनाया गया है, 5 इसको पुनर्गठित किया गया है। इसमें 5 लोगों को ऐड किया गया है, और 5 लोगों को ऐड करने के साथ में अब मेंबर्स की संख्या 15 से बढ़कर 20 हो गई है। और इस पुनर्गठित कमेटी का हेड जो है ऊषा थोरट जी को बनाया गया है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा और इसमें पूछा गया था, ठीक है ना। और ऊषा थोरट जी जो भी हैं ये भी आरबीआई की फॉर्मर डिप्टी गवर्नर थी। ये पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हुआ करती थी। यहाँ पर सेबी की बात हुई है तो सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में जो है वो सेबी का हेडक्वार्टर हो जाएगा। और चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो अजय त्यागी जी जो है इसके चेयरमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, विच स्टेट है साइंड MOU विथ HDFC बैंक टू प्रोवाइड डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन टू द स्टेट्स ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। किस राज्य ने राज्य परिवहन विभाग को डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए HDFC बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा झारखंड, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई झारखंड इसका आंसर हो जाएगा। स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए झारखंड ने HDFC बैंक के साथ में एक MOU पर साइन किया है। झारखंड की यहाँ पर बात हुई है तो कैपिटल इसकी रांची होगी, ठीक है,
रांची इसकी कैपिटल हो जाएगी। हेमंत सोरेन जो हैं वो यहाँ के सीएम हो जाएंगे और द्रौपदी मुर्मू जो है यहाँ की गवर्नर हो जाएंगी। ये हो गई बात झारखंड की। झारखंड के अलावा यहाँ पर 4 और स्टेट दिए गए हैं, तो इनके सबके कैपिटल, गवर्नर और सीएम आप लोग कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ में अगर आप लोगों को कोई नेशनल पार्क याद आ रहा है इन स्टेट्स में स्थित, तो वो भी आप लोग बताइए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी अगर याद आ रही है तो भी आप लोग बताइए। वेस्ट बंगाल में कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यूपी में कौन सा है, मध्य प्रदेश में कौन सा है, ये सारी चीज़ें, राजस्थान और झारखंड है, यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जो भी आप लोगों को याद आ रहा है आप लोग कमेंट कर बताइए। और इसके कैपिटल, सीएम और गवर्नर तो आप लोगों को बताना ही है, ठीक है, तो आप लोग इसको कमेंट करिए। फिलहाल हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच बैंक पार्टनर्ड विद वीज़ा टू डिप्लॉय वीज़ा सिक्योर टू द बैंक्स कार्ड होल्डर? किस बैंक ने अपने कार्ड धारकों को वीज़ा सिक्योर सुविधा प्रदान करने के लिए वीज़ा के साथ में भागीदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, और इसका जो आंसर होगा फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फेडरल बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए वीज़ा सिक्योर एडिशनल ऑथेंटिकेशन लेयर प्रोवाइड करेगा और वीज़ा सिक्योर के माध्यम से ही कार्ड होल्डर्स को यूनिक, सिंपल, सिक्योर और कन्वीनियंट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। वीज़ा की यहाँ पर बात हुई है, तो वीज़ा का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में होगा, ठीक है, कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और फेडरल बैंक की भी यहाँ पर बात हुई है, ठीक है, फेडरल बैंक की भी बात हुई है, तो अलुवा केरला में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है, केरला में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके साथ साथ में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी इंडसइंड बैंक और एस बैंक, इनका सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। टैग लाइन अगर आप लोगों को याद आ रही है तो भी आप लोग कमेंट करके बताइए। नहीं याद आ रही है तो याद करिए, पता करिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। और हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। व्हाट विल बी इंडियाज एनुअल मीडियन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर द इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे ऑफ फिक्की? फिक्की के आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की वार्षिक औसत सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि क्या होगी? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -4.5%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा -4.5%। फिक्की के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी में 4.5% की कमी का अनुमान है। फिक्की की यहाँ पर बात हुई है, तो फिक्की का जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में होगा, न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और अगर इसके प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करें फिक्की के, तो संगीता रेड्डी जी जो हैं वो इसकी प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट देखेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एड ऑफ ₹1500 crores टू विच स्टेट फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड रिजुवेशन ऑफ पॉन्ड्स रिसेंटली? केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य को फसल विविधीकरण और तालाबों के कायाकल्प के लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हरियाणा इसका आंसर हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरियाणा को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और पॉन्ड रिजुवेशन के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए हैं। विच एडिशन ऑफ फाउंडेशन डे ऑफ नाबार्ड वाज सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 12, 2020? 12 जुलाई 2020 को नाबार्ड के स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया था? ठीक है, 12 जुलाई को अभी नाबार्ड का स्थापना दिवस था, तो 12 जुलाई 2020 को नाबार्ड का कौन सा स्थापना दिवस था, कौन सा संस्करण मनाया गया, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 39, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 39 इसका आंसर हो जाएगा। 12 जुलाई को नाबार्ड का 39वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया, और इस अवसर पर नाबार्ड ने अपने पहले डिजिटल चौपाल का आयोजन भी किया। नाबार्ड ने अपने पहले डिजिटल चौपाल का आयोजन भी किया, और ये आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, ठीक है। और इसके साथ ही साथ नाबार्ड ने 5-5 हज़ार करोड़ रुपए की 2 स्कीम्स भी लॉन्च की। कितने की? 5,000 करोड़ रुपए की एक स्कीम, और दूसरी स्कीम भी जो है वो 5,000 करोड़ रुपए की, 5-5 हज़ार करोड़ रुपए की 2 स्कीम्स लॉन्च की। पहली स्कीम के तहत 5,000 करोड़ रुपए बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रीफाइनेंस करने के लिए दिया गया, ठीक है ना। इसमें जो है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको रीफाइनेंस करने के लिए दिया गया। और दूसरी स्कीम के तहत में जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर
क्रेडिट सोसाइटी, जिसको हम लोग PACS बोलते हैं, ठीक है ना, हैं, इनको मल्टी सर्विस सेंटर में कन्वर्ट करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए गए। PACS को मल्टी सर्विस सेंटर में कन्वर्ट करने के लिए ये 5,000 करोड़ रुपए दिए गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 5,000 करोड़ रुपए की 2 योजनाएं हो गई। नाबार्ड के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में नाबार्ड का हेडक्वार्टर हो जाएगा। और अगर हम लोग चेयरमैन की बात करेंगे तो GR चिंताला जी जो हैं वो नाबार्ड के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्ट टर्म स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी मैंडेटेड बाय IRDAI फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। निम्नलिखित में से कौन सी पॉलिसी IRDAI द्वारा बीमा कंपनियों के लिए अनिवार्य शॉर्ट टर्म स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी है, ठीक है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B, यानी कि कोरोना रक्षक और कोरोना कवच, ठीक है ना। कोरोना रक्षक और कोरोना कवच, ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कोरोना कवच और कोरोना रक्षक नाम से 2 शॉर्ट टर्म स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी लॉन्च करने अनिवार्य कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां होंगी इन 2 हेल्थ पॉलिसीज़ को जरूर लॉन्च करेंगे, ठीक है ना। और अगर इसकी एज लिमिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 18 से 65 साल इसकी एज लिमिट हो जाएगी। 3 महीने से लेकर 25 साल तक के डिपेंडेंट चिल्ड्रन भी इस पॉलिसी में कवर होंगे, ठीक है ना। और अगर हम लोग इसके रेंज की बात करें, ठीक है, दूसरी पॉलिसी की कोरोना रक्षक और कोरोना कवच की बात हो रही थी, तो कोरोना रक्षक की भी हम लोगों ने बात किया। और कोरोना कवच की अगर हम लोग बात करेंगे तो कोरोना कवच में जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा 3.5 से 9.5 महीने के जो होंगे, ये इसका टेन्योर हो जाएगा। इसका रेंज हो जाएगा 50,000 से 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर इसमें मिलेगा, ठीक है ना। कोरोना कवच के तहत में 50,000 से लेकर 5 लिख दे रहा हूँ मैं, 50,000 से लेकर 5 लाख, ठीक है ना। 50,000 से लेकर 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। जबकि कोरोना रक्षक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कितना कवर मिलता, तो इसमें 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का, ठीक ना, 50,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। और यहाँ पर बात हुई है IRDAI की, ठीक है, IRDAI की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा आप लोग बताइए, और इसका चेयरमैन कौन होगा ये भी बताइए आप लोग। अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने ये आप लोगों को बताया था, तो अब आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड डिसबर्स्ड ₹221.81 करोड़ टू सपोर्ट 298 वाटरशेड प्रोजेक्ट्स इन व्हिच स्टेट रिसेंटली। नाबार्ड ने हाल ही में किस राज्य में 298 वाटरशेड परियोजनाओं के लिए 221.89 करोड़ रुपए का वितरण किया है, इतना अमाउंट जो है जारी किया है, ठीक है। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका इसका आंसर हो जाएगा। 298 वाटरशेड प्रोजेक्ट्स के लिए नाबार्ड ने 221.81 करोड़, ये अमाउंट भी याद रखिएगा और ये वाटरशेड कितने परियोजना है ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो नाबार्ड ने इसके लिए 221.81 करोड़ रुपए कर्नाटक गवर्नमेंट को ग्रांट किया है। इसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के स्किल डेवलपमेंट और डिजिटाइजेशंस के लिए भी नाबार्ड ने 2.51 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की गई है। और ये अमाउंट जो है 2.51 करोड़ से ये कर्नाटक गवर्नमेंट को नाबार्ड के द्वारा जारी किया गया है। और ये जो 2.51 कितना अमाउंट जारी किया गया, 2.51, और ये जो 2.51 करोड़ रुपए जारी किया गया है ये ई शक्ति इनिशिएटिव के तहत जारी किया गया है। किस इनिशिएटिव के तहत जारी किया गया है? ई शक्ति इनिशिएटिव के तहत ये अमाउंट जारी किया गया है। और इस इनिशिएटिव को हम लोग डिजिटाइजेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के नाम से भी जानते हैं। कर्नाटका के 7 जिलों में ई शक्ति इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। और यहाँ पर यह भी जान लेना जरूरी है कि इससे पहले नाबार्ड ने कर्नाटका में कोविड-19 के इम्पैक्ट को कम करने के लिए 2200 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबीज को दे चुका है। कितने का? 2200 करोड़ रुपए, ठीक ना। 2200 करोड़ रुपए जो है वो नाबार्ड के द्वारा कर्नाटका के जो स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं और आरआरबीज हैं उनको कोविड-19 के इम्पैक्ट से बचाने के लिए दिया जा चुका है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीज़ें रिलेट कर रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया कि आप लोगों को एक बार ये रिवाइज भी हो जाए चीज़ें। नाबार्ड का हेडक्वार्टर और चेयरमैन आप लोगों को अब तक याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB।
एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अशोक लवासा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अशोक लवासा इसका आंसर हो जाएगा। और ये वर्तमान में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं। और लवासा जी जो है वो दिवाकर गुप्ता को रिप्लेस करेंगे। किसको रिप्लेस करेंगे? दिवाकर गुप्ता को। ऑप्शन में ये भी दिया है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत हुआ करना, ठीक है ना। ऑप्शन इस तरीके से कन्फ्यूजिंग दिए ही जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर टफ करना होता तो ये पूछ लेता कि अशोक लवासा जी ने किसको रिप्लेस किया, तो इस कंडीशन में इसका आंसर होता दिवाकर गुप्ता। दिवाकर गुप्ता जी को रिप्लेस किया, जिनका टेन्योर जो है भी 31 अगस्त 2020 को खत्म हो रहा है। 31 अगस्त 2020 में इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में अशोक लवासा जी को एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुनील अरोड़ा जी होंगे। ये अशोक लवासा जी जो हैं ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, ठीक है ना। अंतर आप लोग समझिएगा, डिफरेंस आप लोग समझिएगा। अशोक लवासा जी जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं। और अगर ये पूछा जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, मुख्य चुनाव कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो सुनील अरोड़ा, ठीक है। सुनील अरोड़ा जी जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। और यहाँ पर बात हुई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, एडीबी की, तो इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में। प्रेसिडेंट मसात्सुगु असाकावा, ठीक है ना। अगर इसके प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करें किसके, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, तो इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे मसात्सुगु असाकावा, ठीक है ना। तो ये इनके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और अशोक लवासा जी जो है ये नए प्रेसिडेंट हो जाएंगे, नए वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए ना इनको। तो अशोक लवासा जी नए वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे मसात्सुगु असाकावा। और हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसका आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाबार्ड हैज लॉन्च्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹44 lakhs इन विच यूनियन टेरिटरी इन जुलाई 2020। नाबार्ड ने जुलाई 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश में 44 लाख रुपए की विकास परियोजनाएं शुरू की हैं? और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने के लिए अंडमान में 44 लाख रुपए की विकास परियोजनाएं नाबार्ड के द्वारा शुरू की गई हैं। और इसके माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो है स्किल डेवलपमेंट भी किया जाएगा, ठीक है ना। इसके माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का स्किल डेवलपमेंट भी किया जाएगा। नाबार्ड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 385 विलेज लेवल प्रोग्राम भी कंडक्ट कराएगा। अंडमान और निकोबार में नाबार्ड जो है 385 विलेज लेवल प्रोग्राम भी कंडक्ट कराएगा, ठीक है। इसका ये हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार। अंडमान की अगर हम लोग कैपिटल की बात करेंगे तो पोर्ट ब्लेयर जो है इसकी कैपिटल हो जाएगी, अंडमान एंड निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, मैं लिख रहा हूँ, इसकी ये कैपिटल हो जाएगी। और अगर एलजी की अगर हम लोग बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी जो है वहाँ के एलजी हो जाएंगे। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर और चेयरमैन अब आप लोग ये कमेंट कर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाबार्ड सैंक्शनड ₹795 crores टू विच स्टेट टू रिकंस्ट्रक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विच वाज डैमेज्ड बाय साइक्लोन अम्फान। चक्रवात अम्फान द्वारा क्षतिग्रस्त हो चुके बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए नाबार्ड ने किस राज्य को 795 करोड़ रुपए मंजूर किए? और इसका जो आंसर होगा वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। 16 मई को बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन अम्फान जो है ये टकराया था, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया था। और ये साइक्लोन का नाम अम्फान किसने दिया, किस कंट्री के द्वारा दिया गया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए कि ये अम्फान जो नाम है ये थाईलैंड के द्वारा ये अम्फान नाम दिया गया, ठीक है ना। थोड़ा सा और जानते हैं बंगाल के बारे में, थोड़ा सा और जानते हैं कि बंगाल को कहाँ कहाँ से कितना कितना फंड मिला है। इसका जो आंसर होगा, इसका तो आंसर फिलहाल वेस्ट बंगाल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाबार्ड के द्वारा 795 करोड़ रुपए चक्रवात अम्फान से हुए नुकसान को क्षतिपूर्ति करने के लिए दिया गया है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल को और कहाँ कहाँ से अमाउंट मिला, कितना कितना फंड मिला, ये भी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 को टैकल करने के लिए वेस्ट बंगाल को 1950 करोड़ रुपए दिया। किसने? वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 को टैकल करने के लिए वेस्ट बंगाल को 1950 करोड़ रुपए दिया, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर चेयरपर्सन ये आप लोग कमेंट कर बताएंगे। ये इतना काम आप लोगों को कमेंट कर बताना है। फिनेंशियल ईयर 2021 के लिए नाबार्ड ने एसएलएफ के तहत में 10
1050 करोड़ रुपए बंगाल को दिया, नाबार्ड ने दिया ये, ठीक है ना। इतना अमाउंट जो है ये नाबार्ड के द्वारा SLF के तहत दिया गया, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, ठीक है ना। इसके तहत में 1050 करोड़ रुपए नाबार्ड उसको बंगाल को दिया गया, ठीक है ना। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया, ये नाबार्ड के द्वारा दिया गया। बंगाल की अगर बात हो रही है तो बंगाल के गवर्नर जो हैं वो जगदीप धनखड़ जी जो हैं ये बंगाल के गवर्नर हो जाएंगे। CM और कैपिटल ये आप लोगों को आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, व्हाट विल बी द कॉन्ट्रैक्शन इन इंडियाज GDP इन फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर ICRA लिमिटेड। ICRA लिमिटेड के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की GDP में कितनी कमी आएगी, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 9.5%। ऑप्शन नंबर ए 9.5% इसका आंसर हो जाएगा। ICRA के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की GDP में 9.5% की कमी का अनुमान है, मतलब कि इंडिया की GDP -9.5% रहेगी, ठीक है ना। और ICRA ने इससे पहले जो प्रेडिक्शन किया था उसके अनुसार इंडिया की GDP -5% रहने का अनुमान था। अभी इसके पहले ICRA ने एक प्रेडिक्शन किया था, उसके अनुसार इंडिया की GDP जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में -0.5% रहती, लेकिन अब, ठीक है ना, अब इसे घटाकर -9.5% कर दिया है ICRA ने, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें GVA की, अगर हम लोग GVA की बात करें तो ये जो है 3.5 से लेकर 4% के बीच में रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, RBI अप्रूव्स रीअपॉइंटमेंट ऑफ श्याम श्रीनिवासन एज द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। RBI ने श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक के MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दी है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर होगा फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फेडरल बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और इनका कार्यकाल जो है ये 22 सितंबर 2021 तक रहेगा। इनका कार्यकाल अब 22 सितंबर 2021 तक रहेगा। और अभी जून में RBI ने बैंकों के CEOs और होल टाइम डायरेक्टर्स की अपर एज लिमिट को फिक्स किया है, ठीक है ना। तो अपर एज लिमिट क्या है आप लोग ये बताइए, अपर एज लिमिट क्या है आप लोग ये कमेंट कर कर बताइए। RBI के द्वारा फिक्स की गई अपर एज लिमिट बैंकों के CEO और होल टाइम डायरेक्टर्स के लिए क्या है ये आप लोग बताइए। पिछले मंथ का जो हम लोग वीडियो डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर इसके बारे में काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बताया गया था। तो अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को ये आंसर पता होगा, नहीं देखा तो आप लोग जाकर देखिए, ये आंसर बताइए। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अपर एज लिमिट क्या की गई है RBI के द्वारा बैंकों के CEOs और होल टाइम डायरेक्टर्स के लिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोग ये कमेंट कर कर बताइए, नहीं पता है तो पता करिए फिर कमेंट करके बताइए, लेकिन ये पता करिए, ठीक ना, ये आप लोग पता करिए। और यहाँ पर बात हुई थी फेडरल बैंक की, तो फेडरल बैंक की टैगलाइन हो जाएगी योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। फेडरल बैंक की अगर हम लोग टैगलाइन की बात करेंगे तो योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर इसकी टैगलाइन हो जाएगी। और इसका हेडक्वार्टर फेडरल बैंक के साथ साथ में और भी जो बैंक की दी गई हैं इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट कर कर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड बैंक्स क्लासिफिकेशंस बाय इनकम लेवल 20 to 21 इंडिया हैज़ क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी। वर्ल्ड बैंक्स क्लासिफिकेशन बाय इनकम लेवल 20 to 21 के अनुसार भारत को किस श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा लोअर मिडिल इनकम, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी लोअर मिडिल इनकम इसका आंसर हो जाएगा। 218 देशों को इस क्लासिफिकेशन में शामिल किया गया था और 4 कैटेगरीज में इनको जो है क्लासीफाई किया गया। पहली कैटेगरी थी लो इनकम, ठीक है ना, पहली कैटेगरी लो इनकम, दूसरी कैटेगरी थी लोअर मिडिल इनकम, दूसरी कैटेगरी थी लोअर मिडिल इनकम, तीसरी कैटेगरी थी अपर मिडिल इनकम, ठीक है ना, और चौथी कैटेगरी जो थी वो थी हाई इनकम इकोनॉमीज, ठीक है ना। तो इंडिया को जो है लोअर मिडिल इनकम में, इंडिया को जो है लोअर मिडिल इनकम में जो है क्लासीफाई किया गया है। और हर साल इस क्लासिफिकेशन को 1 जुलाई को अपडेट किया जाता है। हर साल ये क्लासिफिकेशन जो है 1 जुलाई को अपडेट किया जाता है। तो इस बार इंडिया को लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में रखा गया है, ठीक है ना। लो इनकम इकोनॉमीज की अगर हम लोग GNI की बात करें, हम लोग GNI पर कैपिटा की, तो वो जो है 1035 USD से कम होगी। किससे? 1035 से, ठीक ना, 1035 से कम होगी, ठीक है ना, इससे कम होगी इनकी GNI पर कैपिटा। GNI की अगर हम लोग बात करें, GNI क्या है? ग्रॉस नेशनल इनकम। GNI यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम। तो लो इनकम इकोनॉमीज की GNI की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1035 जो है USD से कम होगी, 1035 USD से कम होगी। और लोअर मिडिल इनकम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना,
लोअर मिडिल इनकम की अगर हम लोग बात करें तो इनकी जीएनआई पर कैपिटा जो है वो 1036 से जो है 4045 के बीच में होगी, इन्हीं के बीच में इनकी जीएनआई लाई करेगी। अपर मिडिल इनकम की अगर हम लोग बात करें तो इनकी जीएनआई जो होगी, इनकी जीएनआई जो हो जाएगी 4046 से लेकर 12,535 यूएसडी के बीच में रहेगी। और अगर हम लोग बात करें हाई इनकम इकोनॉमीज़ की तो इनकी जीएनआई पर कैपिटा कितनी हो जाएगी, इनकी जीएनआई पर कैपिटा 12,536 यूएसडी से ऊपर होगी, इससे ज़्यादा की इनकी जीएनआई होगी। जीएनआई यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम। यहाँ पर बात हुई है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए। और अगर वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो डेविड आर मालपास जो है वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर द एस्टिमेशन ऑफ इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। भारत रेटिंग और अनुसंधान के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की कमी का अनुमान है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई 5.3%। 5.3% इसका आंसर हो जाएगा। जीडीपी में 5.3% की कमी का अनुमान है, जबकि फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़कर 7.6% हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2021 में। इंडिया रेटिंग जो है ये फिच ग्रुप की 100% ओन्ड सब्सिडरी है। इंडिया रेटिंग के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवाओं के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर होगा अश्विनी कुमार तिवारी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ई अश्विनी कुमार तिवारी इसका आंसर हो जाएगा। 1 अगस्त 2020 को ये ज्वाइन करेंगे, अब तो कर ही लिए हैं, मतलब आज 5 अगस्त हो गया जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और इनका टेन्योर जो है वो अगले 2 सालों के लिए रहेगा, इनका टेन्योर अगले 2 सालों के लिए रहेगा। और इन्होंने मिस्टर हरदयाल प्रसाद को रिप्लेस किया है। किसको रिप्लेस किया है, तो ऑप्शन में भी दिया गया है, हरदयाल प्रसाद को इन्होंने रिप्लेस किया है, जिन्होंने वीआरएस ले लिया है। और एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज जो है ये देश की दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड इशूअर कंपनी है। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो रजनीश कुमार जो है वो एसबीआई के चेयरमैन है इसमें। और ये कौन से चेयरमैन है रजनीश कुमार जी, 25th चेयरमैन ऑफ एसबीआई। और एसबीआई कार्ड के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो गुरुगांव, ठीक ना, गुरुगांव हरियाणा में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ये एसबीआई कार्ड का हेडक्वार्टर है। और एसबीआई के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अटेंडेड द 3rd G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग रिसेंटली, व्हिच कंट्री होस्टेड द मीटिंग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की तीसरी बैठक में भाग लिया। किस देश ने इस बैठक की मेजबानी की, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर होगा सऊदी अरेबिया, ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरेबिया इसका आंसर हो जाएगा। 18 जुलाई को यह मीटिंग जो है वर्चुअली कंडक्ट कराई गई थी और सऊदी अरेबिया की प्रेसिडेंसी में यह मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई थी, ठीक ना। और मीटिंग का अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या था मीटिंग का, तो कोविड-19 पैंडेमिक क्राइसिस की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और G20 देशों की फिनेंशियल प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी, इन सब मुद्दों पर डिस्कशन करने के लिए ये मीटिंग जो है ये ऑर्गेनाइज कराई गई थी। G20 देशों की अगर हम लोग बात करें तो 19 देशों और एक यूरोपियन यूनियन को मिलाकर इस ग्रुप का गठन हुआ है, जिसमें कि 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन पूरा है, ठीक ना। 2020 के G20 देशों की मेज़बानी जो है सऊदी अरेबिया कर रहा है। 2020 के लिए थीम क्या होगी G20 देशों की, तो रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। फिर से सुनिए 2020 के लिए क्या थीम है, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हर्षवर्धन लॉन्च्ड दी CSR कैंपेन ऑफ विच पब्लिक सेक्टर बैंक रिसेंटली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के CSR अभियान की शुरुआत की। और इसका जो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर सी, पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और इस CSR इनिशिएटिव के तहत PNB जो है
वो देश के 662 जिले 662 देश के 662 जिलों में कोविड-19 से रिलेटेड प्रिवेंटेशन मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करेगी। पीएनबी के एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो एसएस मल्लिकार्जुन राव जो है वो पीएनबी के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे पीएनबी के तो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर हो जाएगा। और कोविड-19 से बचाव के लिए और कौन कौन से इनिशिएटिव डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किए गए हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर इफ्को ने ब्रेक द कोरोना चेन नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया ग्राउंड जीरो पर। इफ्को ने ब्रेक द कोरोना चेन नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया ग्राउंड जीरो पर। और सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान जो है ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य सीनियर सिटीजन्स को कोविड-19 से बचाना था। फिर से सुनिए कि नीति आयोग के द्वारा कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान ये जो है नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य सीनियर सिटीजन्स को कोविड-19 से बचाना है। फिलहाल इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर हो जाएगा रमेश बाबू बोद्दू, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और इनका जो टेन्योर होगा अगले 3 सालों के लिए है, अगले 3 साल तक ये इस पद पर बने रहेंगे। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया, तो इन्होंने पीआर शेषाद्री को जो है रिप्लेस किया। ऑप्शन में ये भी दिया गया है, इन्होंने पीआर शेषाद्री को रिप्लेस किया। क्वेश्चन अगर टफ करना होता है तो ये भी पूछ लेता है कि किसको रिप्लेस किया। और ये शेषाद्री जी जो हैं इन्होंने जून 2020 में रिजाइन दे दिया था। उसके बाद में रमेश बाबू बोद्दू को इसका नया एमडी और सीईओ बनाया गया, ठीक है ना। और इस अपॉइंटमेंट से पहले ये रमेश बाबू जी जो हैं ये एसबीआई में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे और अभी अप्रैल 2020 में ये रिटायर हुए हैं। यहाँ पर करूर वैश्य बैंक की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु में होगा। करूर तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्मार्ट वे टू बैंक इसकी टैगलाइन हो जाएगी। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और कुछ और नए अपॉइंटमेंट्स के बारे में भी हम लोग जानते हैं। एफएसएसएआई के सीईओ के रूप में अरुण सिंघल जी को अपॉइंट किया गया है। किसको, अरुण सिंघल जी को, ठीक है ना। अरुण सिंघल जी को एफएसएसएआई के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया। नाबार्ड का चेयरमैन जो है वो गोविंदा राजुलू चिंताला को बनाया गया। इन्होंने हर्ष कुमार भानवाला को रिप्लेस किया। तो ये थोड़ा सा एक्सटेंशन था इस क्वेश्चन का, थोड़ा सा रिवीजन टाइप में था कि हम लोग थोड़ा सा और चीज़ों को जान लें यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिलहाल इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ई रमेश बाबू बोद्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। व्हिच पब्लिक सेक्टर बैंक है साइंड ए कॉर्पोरेट एजेंसी पैक्ट विद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिसेंटली। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। यूबीआई ने कोऑपरेशन बैंक और आंध्रा बैंक में अपने विलय के बाद एलआईसी के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि यूबीआई में कौन कौन से बैंकों का विलय हुआ है। यूबीआई में जो है कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का विलय हुआ है और इसके बाद इसने यूबीआई ने एलआईसी के साथ में एक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट भी साइन किया। और अब इस एग्रीमेंट के बाद यूबीआई एलआईसी के प्रोडक्ट्स के लिए फिनेंशियल सुपरमार्केट के रूप में काम करेगा। अपने अकाउंट होल्डर्स को एलआईसी के प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकेगा। एलआईसी की यहाँ पर बात हुई है तो एलआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। यूबीआई की भी यहाँ पर बात हुई है, ठीक है ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका हेडक्वार्टर भी जो है मुंबई महाराष्ट्र में होगा, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में होगा। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे यूबीआई की तो इसका टैगलाइन हो जाएगा गुड पीपल टू बैंक विद। इसका टैगलाइन हो जाएगा गुड पीपल टू बैंक विद। थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अभी मई 2020 में मुंबई बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी वक्रांगी लिमिटेड ने भी एलआईसी के साथ में कॉर्पोरेट एजेंसी पार्टनरशिप किया था। यूबीआई ही नहीं अकेला है जिसने एलआईसी के साथ में कॉर्पोरेट एजेंसी पैक्ट जो है ये साइन किया हुआ है। इसके पहले मई 2020 में मुंबई बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी वक्रांगी लिमिटेड, ठीक ना, वक्रांगी
लिमिटेड ने भी LIC के साथ में कारपोरेट एजेंसी पार्टनरशिप किया हुआ था। तो ये इसी से मिलता जुलता था, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों को करा दिया गया यहाँ पर कि आप लोगों को कुछ भूले नहीं। साथ ही साथ में अगर कुछ याद आता रहेगा मुझे तो मैं रिवीजन भी आप लोगों को साथ साथ में कराता रहूँगा। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। फैम पे पार्टनर्ड विद व्हिच बैंक टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस कार्ड फैम कार्ड। फैम पे ने भारत के पहले नंबरलेस कार्ड फैम कार्ड को लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ में साझेदारी की है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर होगा IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक। फैम पे जो है ये टीनेजर्स के लिए इंडिया का पहला नियो बैंक है और इसने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ पार्टनरशिप में इंडिया का पहला नंबरलेस कार्ड फैम कार्ड, नंबरलेस कार्ड है ये ध्यान रखना, नंबरलेस कार्ड फैम कार्ड जो है ये लॉन्च करने का योजना लॉन्च किया है। फैम पे ने NPCI के साथ में मिलकर इस कार्ड को डिजाइन किया है। NPCI के साथ में मिलकर इस कार्ड को डिजाइन किया है और इस कार्ड को टीनेजर्स इंडिपेंडेंटली यूज कर सकेंगे। उन्हें अपने पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होगी इसे यूज करने के लिए और इस कार्ड के माध्यम से टीनेजर्स को उनकी खुद की UPI ID भी प्रोवाइड की जाएगी, उनकी खुद की UPI ID भी प्रोवाइड की जाएगी। तो फैम पे का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, यहाँ पर बात हुई है फैम पे की, तो फैम पे का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में होगा। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में फैम पे का हेडक्वार्टर हो जाएगा। और फाउंडर की अगर हम लोग बात करेंगे फैम पे के, तो फैम पे के फाउंडर हो जाएंगे कुश तनेजा और संभव जैन हो जाएंगे। और NPCI की अगर हम लोग बात करेंगे तो NPCI का हेडक्वार्टर मुंबई में होगा, NPCI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो दिलीप एसबे जो हैं वो NPCI के MD और चेयरमैन हो जाएंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, पिछला कुछ रिवाइज भी करेंगे यहाँ पर हम लोग, इसी से मिलता जुलता इसी से रिलेटेड कुछ रिवाइज भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो करूर वैश्य बैंक ने इंडिया का पहला प्रीपेड वॉलेट कार्ड इनकासू लॉन्च किया था। क्या? इनकासू, ठीक ना। तो क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि इंडिया का पहला प्रीपेड वॉलेट कार्ड किसने लॉन्च किया, तो इस कंडीशन में आप लोग बताएंगे कि करूर वैश्य बैंक ने इंडिया का पहला प्रीपेड वॉलेट कार्ड इनकासू लॉन्च किया। इनकासू का तमिल में मतलब इसका मतलब क्या होगा, इनकासू का तमिल में मतलब जो होता है माई कैश इसका तमिल में मतलब होता है। करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट कर कर बताएंगे। और इम्पेस पेमेंट सिस्टम ने मास्टर कार्ड के साथ में मिलकर इंडिया का पहला कार्डलेस ATM बेस्ड बाई मास्टर कार्ड लॉन्च किया और इसी के साथ इंडिया दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जो कॉन्टैक्ट फ्री ATM कैश विड्रॉल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। पहला देश कौन सा है जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो पहला देश आप लोग कमेंट कर कर बताइए कि कौन सा है जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अपने पिछले वीडियोस में मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था, ठीक है ना। तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया फर्स्ट बैंक। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने जुलाई मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2 डिस्कस किया, ठीक है ना। अभी इसका एक पार्ट और आएगा, पार्ट 3 भी 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। और IBPS PO का भी नोटिफिकेशन आ गया कल, आप लोगों को पता ही चला होगा, मैंने ग्रुप में भी डाल दिया था, व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर हर जगह मैंने बता दिया था। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वैसे भी होगी आप लोगों को। तो आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए, बिल्कुल भी ढील देने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी रिलैक्स मोड में आने की ज़रूरत नहीं है। और ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कितना महत्वपूर्ण होता है ये आप लोगों को पता है। तो इसीलिए जनवरी 2020 से लगातार आप लोगों को बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, जो भी वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आता हूँ उसको पूरा लास्ट तक देखिए। जैसे ही हम लोग इसका तीनों पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, आज दूसरा किया, 1-2 दिन के अंदर तीसरा करेंगे, इसके तुरंत बाद में इसकी PDF भी जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल देता हूँ, या फिर फेसबुक ग्रुप है, या फिर PDF और कहाँ मिल सकती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया गया है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और हम लोग जो है अरिथमेटिक के लिए भी एक बैच चला रहे हैं, जहाँ पर हम लोग IBPS एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अरिथमेटिक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक वाइज चीज़ों को हम लोग वहाँ पर मेंस लेवल के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।